प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। सक्षम भारत में आज हम बात करेंगे रक्षा बजट पर। उम्मीद है कि इस बजट में सरकार की ओर से रक्षा बजट को लेकर कुछ और सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने 6.21 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, पर उम्मीदें कुछ और भी हैं। क्या क्या और मिल सकता है, क्या मिलना चाहिए, आज खास चर्चा इसी पर। और आज की इस खास चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ दो खास मेहमान, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड डिफेंस एंड स्ट्रेटजी एक्सपर्ट, और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। दोनों का मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत में करना चाहूँगी ओपी तिवारी जी आपसे। हमने देखा अंतरिम बजट और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। क्या लगता है आपको, क्या सकारात्मक पहलू, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा और जो आने वाले समय के लिए तीनों सेनाओं के लिए फायदेमंद रहने वाला है? इंटरिम बजट में इन्होंने 6.2 लाख करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया था। इस चीज़ में ये काफ़ी बैलेंस था। ये जो प्रपोजल था इट वॉज ए क्वाइट बैलेंस। इसमें जो भी एस्टिमेट्स दिए गए थे, इसमें ट्राई सर्विस का, कोऑपरेशन का भी ध्यान रखा गया था। एट द सेम टाइम हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या टेंशन जो अलग टाइप का हो रहा है, या इकोनॉमिक सिचुएशन, तीनों का समावेश अच्छा किया गया है कि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट सबसे अच्छा मिले। जहाँ तक इसके आगे बढ़ने का सवाल है, हो सकता है कि 6.21 के अबव कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान किया जाए, जिस तरीके से जो 2023-24 में हुआ था। हो सकता है, मैं इसको नकारात्मक नहीं कर सकता था, लेकिन ये 6.21 का वेरी पॉजिटिव बजट था। और इसमें ट्राई सर्विस का जो इंटर सर्विसेज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान है, उसका भी ध्यान रखा गया था। और जो कुछ क्रिटिकल गैप्स थे जो हमारे तीनों फौज में मिला के कीपिंग, पर्टिकुलरली चाइना ध्यान में रखते हुए, उसको फिल किया गया था। जैसे एयरफोर्स को कैपिटल बजट में उन्हें ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ताकि हमें जहाज़ के प्रोक्योरमेंट करने थे, जिससे बिकॉज एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस जो होती है पर्टिकुलरली चाइना के अपेक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जो डरता है एयरफोर्स की वजह से डरता है। इसको मैं आगे बताना कोशिश करूंगा जब आप पूछोगे तो इसमें अच्छी तरीके प्रभाव दिया गया था। Su-30 का अपग्रेड करना था, MiG-29 के इंजन्स लाने थे, प्लस ये जो LCM मार्क बना रहे हैं मार्क 1A के लिए काफ़ी प्रावधान किया गया ताकि ये बन सके। LCM मार्क 1 दो तरीके से, एक तो हमारा भी मौजूद करेगा, एट द सेम टाइम हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे भी इनकम आएगी, तो भविष्य में हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरीके से जो मेन एक प्रोविजन जो किया था इन्होंने रेवेन्यू बजट का 92,088 करोड़ का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये 48% इंक्रीज हुआ है। इसमें क्या क्या है, बेसिकली बेस्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी बढ़ानी है। जो हमारे पास है, अगर चीज़ें मेंटेन ना हो तो किसी काम की नहीं होगी। बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छा करना है, मोबिलाइजेशन करना है, इक्विपमेंट्स हमें चाइना के बॉर्डर पर लाने हैं, आर्मी और अपने जवान बढ़ाने हैं। इसको ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए इसमें 48% इंक्रीज़ किया गया है, एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अलावा बॉर्डर रोड्स, BRO के लिए जो उन्होंने एलोकेशन किया था, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें एक नयोमा एयरफील्ड, जो कि चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है, उसका डेवलप करना है। इसके अलावा कुछ टनल्स है हिमाचल में और अरुणाचल में, इसके जनरल साहब ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। वो टनल बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा करना है। एट द सेम टाइम अंडमान निकोबार में भी एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाना है, जिसे सारे आइलैंड जोड़ सके। ये सब का ध्यान रखते हुए इस बजट में बहुत ही कंसोलिडेटेड एक अच्छा अप्रोच किया गया है। यानी कि करना बहुत कुछ है और बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ सरकार का ध्यान भी थोड़ा ज़्यादा है। और अब हम जोड़ना चाहेंगे संजय कुलकर्णी जी को। कुलकर्णी जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको अनुभव है और आप बता सकते हैं कि जब एक जवान जब मैदान में इन्फेंट्री ग्राउंड पर जब लड़ता है, तो अगर हाथ में सही हथियार नहीं देंगे, अच्छा हथियार अगर नहीं देंगे, तो कैसे लड़ाई वो लड़ेगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। और जैसे तिवारी साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया, जब तक कि हम अपना इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो उसको सुदृढ़ बनाना है। सक्षम भारत के लिए इंडिजिनस, जो हम बार बार बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, उसके मद्देनजर हम देख ले AK-203 जिसका प्रोडक्शन अब शुरू होने वाला है कोरबा में,
अभी तक तो हम लोग ला रहे थे स्ट्रेट ऑफ द शेल्फ, और अभी उसका इंडिजिनियस प्रोडक्शन शुरू होगा धीरे धीरे करके। मुझे लगता है जिस प्रकार से फोकस रहा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज चाइना जो है हमारा खास दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। गलवान के बाद जिस प्रकार से लगातार हम अपने डिफेंस बजट को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे, 6.21 मुझे लगता है हो सकता है ये 6.5 तक भी चला जाए, क्योंकि मालूम है सबको जब तक हम आत्मनिर्भर 1,72,000 करोड़ तकरीबन अगर हम देखें सिर्फ इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग में भी 75% अगर हम PSUs को भी देते हैं, 25% उसका हम अपने प्राइवेट सेक्टर को देंगे। तो अपना जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत मतलब सिनर्जी बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा है। और ये एक खास कारण है कि जैसे हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की लड़ाई, और ऐसे इसमें क्या होता है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन सप्लाई। तो अपना जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर जोर देना है। जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जिस प्रकार से रेवेन्यू और कैपिटल को बैलेंस किया जा रहा है, अब आप देखते हैं कि OROP के कारण पेंशन का एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया है। तो मेरी राय में हर हमेशा आपको मैं तो हमेशा कहूंगा कि कम से कम 3% ऑफ द GDP होना चाहिए, लेकिन मैं समझ सकता हूं सरकार की बाकी भी बंदिशें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर्टी से लोगों को ऊपर निकालना है। तो इन सबको मद्देनजर देखते हुए भी कम से कम मुझे लगता है 2.5% ऑफ द GDP पक्का होगा, विच विल बी ओवर अबाउट 13 to 15% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे लगता है डिफेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो जिस प्रकार से जोर दिया जा रहा है। जवानों का वेलफेयर जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है। जवानों का वेलफेयर इतना, जिस प्रकार से वो काम करते हैं और इतने मुश्किल इलाके में काम करते हैं, चाहे वो LAC के ऊपर हो, LOC के ऊपर हो, या अंदरूनी जिस प्रकार से आतंकवादियों के बरखिलाफ हो, मुझे लगता है सरकार ने हर तरह से सहूलियत देने की कोशिश की है। चाहे वो सड़कों के मकसद से देखा जाए, ब्रिजेस देखा जाए, टनल देखा जाए, किस प्रकार से उनका रहना देखा जाए, उनका खाना पीना देखा जाए। तो रेवेन्यू के इसमें मेंटेनेंस हुआ, अपग्रेडेशन हुआ ऑफ द इक्विपमेंट, बिकॉज इक्विपमेंट जो है आप देखिए अभी लाइट जोरावर टैंक आ रहा है, तो जोरावर टैंक को यकीन करना कि किस प्रकार से जल्दी उसको LAC में अगले 2 साल में कम से कम उसको वहां पर रखा जाए। तो ये सब सरकार जानती है, और सरकार ये इस बात को पहचानती है कि अब जो जियो स्ट्रैटेजिक रियलिटीज है, जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का वॉर हो चल रहा है, जिस प्रकार से इजराइल और गाजा में हो रहा है हमास के साथ, तो ये सबको देखते हुए सरकार आत्मनिर्भर वो बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भर और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि हमारे जो स्किल डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारा ओन टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हमने करना है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करना है, मेक इन इंडिया है, बाय इंडियन प्रोडक्ट्स है। तो ये जो तरीके हैं, और एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ी बात आई है, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, जिसको 50,000 करोड़ बनाना है। हम लोग कहाँ इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये सबको देखते हुए मुझे लगता है सरकार जानती है और सरकार यकीन करेगी कि भारत की फौज जो है हमेशा सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, सक्षम रहे, और आत्मनिर्भर के रूप के द्वारा ही ये कायम हो सकता है। फॉरेन डिपेंडेंसी के ऊपर हम नहीं रह सकते, नहीं तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे अगर हमने अब उसको एनहांस करना है तो बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर रहें। जी OP तिवारी जी, एक बार वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष PS धनोआ ने कहा कि अगर क्रिकेट के मैच में 11 की जगह अगर आप 7 खिलाड़ी भेजेंगे तो मैच हो जाएगा क्या। उनका इशारा अपने स्क्वाड्रन की तरफ था। बड़ी ही लॉजिकली बड़ी सही बात उन्होंने कही। हम अभी भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, हमारी सरकार इस तरफ काम भी कर रही है और उन्हें इस बारे में जानकारी भी है। बजट की अगर मैं बात करूं, वायुसेना की बात आप कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कि और अभी कितने साल लग जाएंगे जब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ 5th जनरेशन डिप्लॉय हो चुका है? कितना इंतज़ार और? देखिए, आपने जो कहा धनवा साहब की बात बिल्कुल सही है, मैं उनसे सहमत हूँ कि हमारे स्कॉन्स जैसे 42 हमारे सैंक्शन में उतने होने चाहिए, लेकिन जो कम हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अचानक कम नहीं हुए, धीरे धीरे कम हुए, तो उसको बढ़ाना भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा, ग्रेजुअल पेस से ही बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ सकता, वी डोंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात करना चाहूँगा, जो कुलकर्णी साहब भी कह रहे थे कि पहले जो हम एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो पैसा देते थे वो बाहर जाता था,
सारा पैसा बाहर जाता था। अब हमारे LCA Mark 1 ये बना रहे हैं, सारा पैसा अपने हिंदुस्तान में ही रह रहा है, हिंदुस्तान में लग रहा है। तो ये जरूरी है, जिस तरीके से हमारे स्कॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्कॉन्स मैं बता नहीं पाऊंगा, एग्जैक्ट मेरे को बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये हमारे आते जाएंगे। जो प्लान है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान है, जिस तरीके से DRDO का, HAL का, एयरफोर्स का जो समावेश है कि हमें इतने साल तक हमें ये जहाज चाहिए, उसके अनुसार गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है और हमारे स्कॉन्स बनते जाएंगे। तो विल हैव LCA Mark 1 Mark 1A, उसका बाद मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अगला आएगा जो 5-6 साल लगेगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारा बजट एलोकेशंस कर रही है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, मेन इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि 2014 से पहले जो भी बजट होता था, जो भी जहाज खरीदते थे, वो सारा पैसा बाहर जाता था, बाहर से सामान आता था। अब ये जो पैसा है हमारे अंदर ही जहाज बन रहा है तो इंडिया में ही रहेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हेजिटेट नहीं करेगी और एक्स्ट्रा एलोकेशन अगर HAL को करना पड़ेगा इसका पेस बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और श्योर शॉर्ट करेगी। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 4-5 साल में हमारे पास पूरे 42 स्क्वाड, जैसे धनवाद साहब की इच्छा तो पूरे 42 स्क्वाड हो जाएंगे। लेकिन प्लस इसमें एक प्रोविजन में और बात ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने रेवेन्यू बजट में एलोकेट किया है मेंटेनेंस के लिए, हमारे पास एयरक्राफ्ट होने चाहिए, वो सर्विसेबल होने चाहिए। तो मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बजट के अनुसार से हमारे भले ही जहाज कम हो, स्क्वाड्स कम हो, लेकिन मेंटेनेंस अगर हमारी एफिशिएंसी और मतलब सर्विसिबिलिटी अगर हमारा 90% हो रहा है तो हमारा एम इज अचीव्ड है। तो वी कैन टेक ऑन, चाइना को ले सकते हैं, पाकिस्तान को टेक ऑन एक साथ भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिस तरीके से ये पेस, डेवलपमेंट, बजट एलोकेशंस और प्रोडक्शन चल रहा है, ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, एक ऑप्टिमम बैलेंस चल रहा है और ये इस बजट से हम काफ़ी सेटिस्फाइड है। संजय कुलकर्णी जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए ना, और आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझा सकते हैं कि जो पिछला गैप है उसको भरने के लिए हमें समय चाहिए। अभी OP तिवारी ने कहा कि अगर आप 5th जनरेशन की बात कर रही हैं या फिर 42 स्क्वाड्रन ऑफिशियली अगर बात कर रही हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर पिछले में कई दशकों उठा लूँ, 30-35 साल में तो कहीं भी गंभीरता तो मुझे नहीं लगता है थी, और अगर रहती तो शायद अभी जिस तेजी से हथियार आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, धनुष की बात कर लूँ, बोफोर्स देखिए कब आया था, उसके बाद धनुष मिला, उसके बाद M777 मिला। अगर ये सब हमें पहले मिल गए होते तो कहीं हम कुछ और अब हथियारों की बात कर रहे होते। तो उस गैप को नहीं भरा गया, उसका खामियाजा तो अब भुगतना पड़ेगा ना। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है। आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखिएगा, जिस प्रकार से पिछले 10 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला है और सड़कों को हम बिल्कुल LAC और LOC के नजदीक ले गए हैं, यही दर्शाता है। अगर ये हम पहले ही कर रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती। अब हम लोगों को बॉर्डर रोड में इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अब हम लोगों को 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए इंजन, उसका अपने भारत के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, बाकी लाइट टैंक्स का, हेवी टैंक्स का, स्मॉल आर्म्स का, बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब ये जितना भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे कर रहे होते तो आज हम बहुत बढ़िया स्थिति में होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत जो है एक आर्थिक इकोनॉमिक पावर बन रहा है। इकोनॉमिक पावर आज 5वीं पायदान पे है, 3रे पायदान पे पहुंचना है। तो इकोनॉमिक पावर बनने के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ का होना न्याय, लड़ने के लिए नहीं है, तो प्रिवेंट वॉर, अवॉइडेंस। लड़ाई हम लोग इतना सब लड़ने के लिए नहीं है, हम लोग उस मानसिकता वाले नहीं कि हम लड़ने के लिए जाएंगे और दूसरों का देश ले। हम यकीन करना चाहते हैं कि हमारे देश के ऊपर कोई आंच ना है, और उसके मद्देनजर जिस प्रकार से सरकार ने सोचा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, चाहे मॉडर्नाइजेशन पे है, चाहे मेंटेनेंस पे है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, चाहे स्पेस पे है, चाहे साइबर पे है, चाहे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है, सबके ऊपर सरकार की नजर है। और सरकार यकीन कर रही है, या थिएटराइजेशन है, अगर हम लोग जो कुछ भी करना है धीरे धीरे करके अगर पर कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा देर है दुरुस्त है, कम से कम अब भी अगले हम 10 साल के अंदर उस पायदान पर पहुंचेंगे और यकीन मानेंगे कि ये सरकार, हमारा देश जो है 3रे पायदान पर है आर्थिक स्थिति में पूरे विश्व भर में, और वैसे ही मिलिटरीली तैयार है, जिससे कि हमारे ऊपर कोई बुरी नजर से ना देखे। जी कुलकर्णी जी, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कम से कम 10 सालों में हमने मेक इन इंडिया की बात की, मेक फॉर इंडिया की बात की, भारत में बनाओ, भारत से खरीदो पर बात की। इन 10 सालों में हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन अगेन मैं बात करना चाहूँगी तिवारी जी, गैप तो देखिए बहुत बड़ा हो गया। करगिल से पहले जब जॉर्ज साहब ने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, तो उस वक्त लोगों ने उनको बहुत सीरियस नहीं लिया था। लेकिन आज देखिए उनकी बात तो सच साबित हो रही है,
और भारत का ध्यान उस तरफ सबसे ज़्यादा है। हमारी सरकार को भी सच्चाई पता है कि हमें तैयारी कहाँ पे करनी है। देखिए, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। ओवर अ सिचुएशन, जब उन्होंने कहा था कि हमारा मेन जो दुश्मन है चाइना है, बिल्कुल सही है। उस तरीके से कहा था कि पाकिस्तान में वो क्षमता नहीं थी कि जो हिंदुस्तान से सही ढंग से लड़ गए, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने चाइना की तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश की थी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान की हालत ये नहीं है कि जो इंडिया के साथ कुछ मुकाबला कर सके। मामूली टेररिस्ट एक्टिविटीज़, कुछ नॉन स्टेट एक्टर को इन्वॉल्व करके कुछ तंग करता रहेगा, परेशान करती रहेगी, लेकिन हमें काउंटर चाइना को करना है। लेकिन चाइना और इंडिया के वॉर में एक डिफरेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चाइना की जो एयरफील्ड्स है वो काफ़ी एलिवेशन हाई पर है, 10,000, 1100 के आसपास है, जहाँ से जिस हाई एयरफील्ड से ऑपरेट करने में इनकी एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसको अगर हम हिंदुस्तान से कंपेयर करें, हमारे बेसेज जो चाइना बॉर्डर पर है, बागडोगरा, हाशिमारा जो भी है, ये दे आर करीब अबाउट 500 फीट अबव द सी लेवल। फ्रॉम देयर दिस एयरक्राफ्ट फुली लोडेड, कंप्लीट आर्मामेंट लेके एयरबोर्न हो सकते हैं और चाइना के बॉर्डर पे जाके अपना ड्रॉप करके विदिन 5 मिनट्स वापस आ सकते हैं। तो ये जब मेजर एडवांटेज है, जिसकी वजह से हमने 1962 वॉर की हमने देखी थी, जिसको हम झेल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा शर्मिंदा रहे हैं। उस समय भी अगर एयरफोर्स का यूटिलाइज किया गया होता तो चाइना की वॉर की स्थिति ये नहीं होती। तो इसलिए हमें एयरफोर्स पर्टिकुलरली उस बेसिस पे ही मजबूत रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो हमारे कदम उठाए जा रहे हैं, Su-30 को अपग्रेड करना, MiG-29 को अपग्रेड करना, ये तो उस स्पेस से चले जा रहा है जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है। लेकिन भविष्य की रिक्वायरमेंट होगी हमारे LCA से होगी, जो प्रोडक्शन चल रहा है। इसके अलावा हमने कुछ हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, जो हेलीकॉप्टर्स अटैक हेलीकॉप्टर से थोड़ा एयरबोर्न हुए, ऊपर से बॉम्ब किया, ड्रॉप करके चले गए। इस तरीके से नाउ यूक्रेन की वॉर से एक चीज़ सामने आई है कि हमें UAVs और ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। गवर्नमेंट इस एस्पेक्ट में प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट कंपनी को भी इन्वॉल्व कर रही है, ताकि हम नए टाइप के ड्रोन, नए टाइप के UAVs बना सके जो थोड़े सस्ते पड़ते हैं और मैक्सिमम स्ट्राइक कर सके। तो इस तरीके से भी हमारा डाइवर्जन जा रहा। हम खाली एक ही नहीं एयरक्राफ्ट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट तो चाहिए ही, लेकिन जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसको भी चाहिए, पर्टिकुलरली ड्रोन्स, जिसकी वजह से हम बिल्कुल डिजायर्ड रिजल्ट एंड पॉइंट रिजल्ट हम कर सकें। जहाँ तक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, लेजर कैपेबिलिटी है, हमारी काफ़ी आगे बढ़ गई है। उनके आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफाई करके सही तरीके से पिन पॉइंट बॉम्बिंग करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। इसमें बॉम्ब आर्मामेंट्स वेस्ट नहीं होते, बल्कि डिस्ट्रॉय करते हैं सही ढंग से। तो कीपिंग सब ओवरऑल पिक्चर देखते हुए देखिए कि हम काफ़ी स्ट्रांग है और कैपेबल है। यही रीजन है कि चाइना थोड़ा मुंह खोलता है, उसके बाद चुप हो जाता है, कि चाइना इस सिचुएशन में नहीं है कि हमें काउंटर कर सके। इवन 2 बार दोनों वॉर में जो भी अभी इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी केसेस हुए थे, उसमें उसको मुँह खानी पड़ी है। अगर कुछ हुआ, हम नहीं चाहते कुछ हुआ, जैसे कुलकर्णी साहब बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमें तो यही मजबूत होना कि चाइना हमसे हमेशा डरा रहे। चाइना के कई क्षेत्र हैं, उसको खाली इंडिया से लड़ने के लिए इसी क्षेत्र पर आना पड़ेगा, तभी भी मुश्किल है उसके लिए। तो ये सब जो है, इस तरीके से एक बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि तीनों सर्विसेज आपस में मिलके जो भी हो रहा है, नॉन टर्म मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान में, इस टोटल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट हुआ है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है। नोबडी इज फाइट। तीनों अगर सेना अगर एक साथ मिलकर के काम कर रही है तो वो भी इसी 10 सालों में इसी 10 सालों में बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ। पहले तो ये मारामारी CDS मिला, हमें CDS मिला है और प्लस प्रोक्योरमेंट का CDS मिला और सिस्क। पहले बिकॉज CDS नहीं था तो ये नहीं हो पाता था, प्लानिंग शुरू होती थी लेकिन कोई इक्विपमेंट नहीं भी कहता था हमें ये चाहिए, एयरफोर्स हमें ये चाहिए, बाग नहीं चलती। अब नाउ CDS डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा क्रिटिकल गैप है बीच में, उसको पहले भरना है, उसको गैप भर के फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई मारामारी नहीं है, बिल्कुल सहमत। सबसे अच्छा हो चल रहा है अपने देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर। संजय कुलकर्णी जी, जरा हम उस वॉर के बारे में भी बात कर लें जिसके लिए कहा जाता है कि वो तो चल रहा है, उसके लिए भी फंडिंग चाहिए हमें। मैं बात कर रही हूँ हाइब्रिड वॉर की। बिल्कुल कोई शक नहीं पंजाबी, हाइब्रिड वॉर के लिए पूरी तैयारी, क्योंकि एक्सटर्नल नहीं इंटरनल ऑल्सो, जिस प्रकार से कार्रवाई हम देख रहे हैं और जिस प्रकार पाकिस्तान हर बार चीन के उकसाने के ऊपर या जो कार्रवाई करता है, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होती है वो बहुत जरूरी है। वो आज की तारीख में जिस प्रकार से, चाहे वो क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर हो, डीप टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हो, जिसके ऊपर पूरी सरकार जोर दे रही है, यकीनन हम जिस तरीके से स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन यानी कि DPP में भी यकीन कर रहे हैं कि अगर हमने 2 साल में बनाया, अब आप देखिए लार्सन एंड टूब्रो टाटा के साथ बनकर के जो गन्स बनाते, जो टाइम दिया उसी टाइम, बल्कि थोड़ा पहले ही हमने, ये कौन सोच सकता था पहले इतना, मतलब 2 साल के प्रोजेक्ट होते थे, 5 साल लगते थे, अब 2 साल के प्रोजेक्ट है, 2 साल के अंदर अब हम डिलीवर करने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया नहीं, बाय ग्लोबल में भी
अपना टेक्नोलॉजी लेकर के भारत के अंदर बना रहे हैं, जिससे वो जबरदस्त फायदा हो रहा है और इससे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क पड़ जाता है और अपना स्किल डेवलपमेंट बढ़ जाता है, अपना एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाता है। तो अपने देश में ही जो जितना फायदा है वो बहुत जरूरी है। और यकीनन मुझे लगता है डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बन रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप्स को, सबको मौका दे रहे हैं कि आप आए, अपने एकेडमिया IITs के साथ मिलकर के जो काम कर रहे हैं, DRDO को जिस प्रकार से पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर किया गया है, तो आप मानिएगा अगले मुझे लगता है हर बजट जो है उस तरीके से धीरे धीरे चल रहा है कि 2030 तक हम उस पायदान पर पहुंचे कि यस वी हैव रीच्ड, और भारत सक्षम है, भारत सुदृढ़ है, भारत किसी भी चुनौती को लेने के लिए तैयार है। संजय कुलकर्णी जी, अगर मैं आपसे भारतीय सेना की इस समय बात करूं तो वो कौन सी 3 ज़रूरतें हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपके जरिए बात सरकार तक भी पहुंचे कि जो 3 ज़रूरतें हैं उस पर तो तुरंत ध्यान देना चाहिए और उस पर जितना जल्दी हो सके उसकी तैयारी करनी चाहिए कि कैसे वो भारतीय सेना को मिल जाए। देखिए अब जो लड़ाई होगी, जैसे आपने कहा हाइब्रिड वॉरफेयर, इवन नॉर्मल, इसमें चाहे आप समुद्र में देखिएगा, even if you are not looking for a third aircraft carrier, which is also very very essential, जिस प्रकार से सबमरीन आ रहे हैं, जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, फ्रिगेट्स है, क्योंकि समुद्र के अंदर हमने अब यकीन करना है कि वी हैव टू बी अ फोर्स टू रेकन विद। उसी प्रकार से जैसे तिवारी साहब समझा रहे थे, एयरफोर्स के लिए इट्स अ रियल स्ट्रैटेजिक, वो मतलब एक ऐसा आर्म है जिससे पूरा विश्व डरता है, और खासकर अपने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। उसके मद्देनजर यही कारण है कि आप देखते हैं कि अमेरिका हुआ, बाकी देश हुए, हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं, कि उनको मालूम है कि हमारे जो चाहे एयरफोर्स पायलट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं या नेवल शिप्स हैं, हमारे सबमरीन वाले हैं, ये सारे के सारे जो हैं बहुत माहिर हैं इंटरऑपरेबिलिटी में। और जिस प्रकार से वैसे ही आर्मी के अंदर आप देखते हैं क्यों हम एक्सरसाइज करते हैं, वो जानते हैं कि भारतीय सैनिक जो है, भारतीय के पास जो हथियार है, कम्युनिकेशन के साधन है, उनके पास तरह तरह के जो औजार है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हैं मुझे लगता है, चाहे वो लाइट टैंक्स अभी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आर्टिलरी हुआ जिस प्रकार से हम उनका मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्मॉल आर्म्स हुआ AK-203 को लेकर के उसके ऊपर आगे उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, वैसे ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ये उसी माफिक हम सबमरीन की बात कर, तो ये जो इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, ये जरूरी है, और ये कोर टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स हुआ, आजकल ड्रोन्स के बिना, UAVs के बिना काम नहीं होता है, तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हुआ, नाइट विजन डिवाइसेस हुए, ये सारे के सारे जो जरूरतें हैं उनको धीरे धीरे करके हम पूरी कर रहे हैं, और हमारे फोकस भी इन्हीं इसके ऊपर है जी। और हमारा फोकस इस बात पर भी है कि हम उसे भारत में ही बनाएं, और ये तो हमने लगभग तय कर लिया है। OP तिवारी जी, अगर हम एंट्रीम बजट की बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि नौसेना को बहुत प्रमुखता दी गई थी, यानी कि समुद्र तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और वहाँ पर हमें तैयारी भी बड़ी रखनी है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, लेकिन हम बना रहे हैं और आगे भी हमारी तैयारी बड़ी है। अब आप मुझे समझाएं, नौसेना को क्या क्या चाहिए और अभी फ़िलहाल जिस पर सरकार ज़रूर बात कर रही होगी, और आने वाले समय में हमें कुछ और सकारात्मक जो पहलू है वो देखने को मिलेंगे। अभी जैसे कुलकर्णी साहब बता रहे थे कि एयरक्राफ्ट कैरियर ना, इफेक्टिवली हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हमारी रीच आगे बढ़े, तो मैं थोड़ी से इस बात से थोड़ा डिफर करता हूं कि हमें कैरियर बनाना चाहिए कितना आगे बढ़ने के लिए। हमारे पास अभी बेसिकली अगर डिफेंस स्पेसिफिक हमारा अगर प्लान है, जैसे हम देश जैसे रहता है, इसे हमें सबमरीन चाहिए और फ्रिगेट चाहिए। काले फ्रिगेट्स और अच्छे जहाज़ तो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सबमरीन्स का भी स्केप चला गया है, मतलब स्कोप शुरू हो गया है, सबमरीन्स भी बन रही हैं। तो ये सिंस हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू हो गई है, तो काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ तक 2 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें थोड़े बहुत उसका प्रोविज़न नए बजट में किया गया है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो डेक के ऊपर जाएंगे, इसका प्रोपोजल ऑलरेडी दिया जा चुका है, वो आवश्यक है। लेकिन खाली एयरक्राफ्ट की खाली हम कैरियर रखे रहे, अगर हमें जहाज सर्विसेबल नहीं है तो उसका पर्पस टोटली डिफीट हो जाता है। तो हमारे जो 2 कैरियर हैं वो फुली सर्विसेबल होने चाहिए, उनके जहाज उनके ऊपर है अच्छे और इफेक्टिव होने चाहिए। कुछ ट्रायल अभी LCA का भी हुआ है, अगर वो आ जाएगा तो सारी समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल ये जो है हमारे 26 रफेल की बात हो रही है जो नौसेना को मिलना है।
ओके, हाँ। बस ये है कि टाइम से मिल जाए, जल्दी टाइम से मिल जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम से मिल जाए, बिकॉज ये जो है ना इसका एयरक्राफ्ट कैरियर्स का ये मोस्ट वेरी वनरेबल आइटम होता है जहाज का, बिकॉज इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही गार्ड करने के लिए हमें बहुत सारी सबमरीन चाहिए, बहुत सारी फ्रिगेट चाहिए। जब भी अगर अमेरिका का जब से कैरियर आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ पूरी फोर्स बढ़ती रहती है। तो उस सिचुएशन में हम 2030 के बाद 2045 के बाद हम सोच सकते हैं क्या करें, लेकिन फिलहाल जो है इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें, हमें मेन गार्डन है हमारा पोर्ट ब्लेयर और अंडमान आइलैंड्स सेव करना। इस तरीके से हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इवन अरेबियन सी में भी अगर 1971 वॉर की हम बात करें तो उस समय अरेबियन सी में भी इनका एक कैरियर आ गया था, इंग्लैंड का, यूके का, और ये अमेरिका का भी बे ऑफ बंगाल में आया था। तो उस समय हमें रशिया की हेल्प लेनी पड़ी थी, उनकी सबमरीन थी, तब वापस आए। लेकिन अब हमें इस कंडीशन में कि हमें किसी हेल्प की ज़रूरत ना हो, हमें सेल्फ सक्षम होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए ताकि हम कर सकें। इसमें हमारी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक अहम रोल अदा करेगा। और इनके जो राफेल जो ले रहे हैं वो जितना जल्दी आ जाए उससे अच्छा सक्षम हो जाए, ताकि फिलहाल हमारे जहाज़ पूरे तरीके से हम ऑपरेट कर सकें। संजय कुलकर्णी जी, आपका लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप? और साथ में मैं एक सवाल बस यहाँ पर ये जोड़ना चाह रही हूँ कि जिस गैप की बात हमने शुरुआत में की है, ये सरकार भरने का प्रयास कर रही है, लेकिन तेजी शायद इसलिए भी दिखाना होगा क्योंकि आगे हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल पंजाब, जिस तरफ देखें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड्स हुए, ब्रिजेस हुए, एयरफील्ड्स हुए, मोबिलिटी ऑफ ट्रूप्स के लिए हुए, सबमरीन हुए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हुए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हुए, ये जो है बहुत बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि हम लोग आज भी पूरे विश्व भर में अगर भारत की ओर सब ध्यान देते हैं, अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो सब कोई भारत की ओर देख रहा है। और यही कारण है, मुझे लगता है कि जो अपना डिफेंस बजट है उस बात को ध्यान में रखेगा और हम लोगों को सब सक्षम करेगा। और पूरा मतलब भारत का आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, हर भारतीयों को इसके ऊपर गर्व होता है कि हमारे आर्म फोर्सेस स्ट्रांग है, क्योंकि सरकार ने इनके ऊपर पूरा गौर कर रखा है। संजय कुलकर्णी, ओपी तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारियाँ आप लोगों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँची है। और निश्चित तौर से बजट बढ़ेगा तो हमारी जो सेनाएं हैं वो स्ट्रांग होंगी। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप जो हमारी सेना है उनके हाथ में अगर अच्छे हथियार देंगे तो वो अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकती है। लेकिन देश की बात आती है तो वो हाथ से भी लड़ाई लड़ने को तैयार है, हाथों में पत्थर भी उठा के लड़ाई लड़ने को तैयार है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करें। उम्मीद है कि डिफेंस बजट पर आगे और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि उसका फ़र्क हमें ज़रूर देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।